फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के कोर्स कोड सेकंड की, यानी कि पेपर नंबर 2 की, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ये आपका वीआई का फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 2 है। इससे संबंधित आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और जिसमें हम एक पेपर लिए हैं, इसमें हम इस पूरे पेपर को देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर्स क्या हैं, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला जो सेक्शन दिया है, इसमें कुछ सबसे पहले नोट्स आप देखेंगे। नोट में लिखा है कि इस खंड में दिए गए सभी 5 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, यानी कि 5 प्रश्नों के 5 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा आपका कि मानव आँख की त्रिआयामी वस्तुओं को देखने की क्षमता कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि दृष्टि, विजुअल फील्ड। दूसरा है आपका दृष्टि तीक्ष्णता, विजुअल एक्विटी। उसके बाद है कंट्रास्ट, संवेदनशीलता, और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, और उसके बाद है गहराई बोध। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसपे डिफेक्ट आपका यहाँ पे होगा प्रिसेप्शन। तो ये आपका आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और आपके ऑप्शन में इंग्लिश भी इसका मिल जाएगा। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसको देख सकते हैं। तो पहले का आंसर डी हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जीरोथैलेमिया, प्रश्न नंबर दूसरा है कि जीरोथैलेमिया की कमी से कौन सा मतलब रोग होता है या कारण कौन सा हो सकता है। तो आप जीरोथैलेमिया से रतौंधी नामक रोग होता है, और ये रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए से। ये आँख का ही रोग है आपका जीरोथैलेमिया। तो ये काफ़ी चर्चा में रहता है प्रश्न, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जीरोथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होता है, आँख का एक प्रकार का रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दृष्टिबाधितों द्वारा उपयोग किया जाने वाला चलित उपकरण है। मोबिलिटी डिवाइस यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड। तो इसमें जो आपके ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो जो उपयोग करते हैं, कौन सी छड़ी का उपयोग करते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन सफ़ेद केन, वाइट केन। दूसरा है स्मार्ट केन। तीसरा है लेजर केन, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जिसको जिस भी छड़ी की आवश्यकता होती है वो छड़ी उस बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें प्रोवाइड में आपके वाइट केन भी रहता है, स्मार्ट केन भी रहता है, लेजर केन भी रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 की, कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से अलग विकल्प है। तो पहला है आपका अनुलिपिक, दूसरा है प्रक्षेपण, तीसरा है रूपांतरण, और चौथा है प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, प्रोजेक्शन, ये आपका सही हो जाएगा, और ये विकल्प से अलग है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि हेलन केलर ने ब्रेल की खोज की थी, ये आपका सत्य है या फिर असत्य है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं ब्रेल की खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल ने, ना कि हेलन केलर ने। हेलन केलर जो थी वो खुद दिव्यांगता से ग्रसित थी, ना कि उन्होंने ब्रेल की खोज की थी। बाकी लुइस ब्रेल भी जो थे वो अभी आपके ब्लाइंड की कैटेगरी में आते थे, और उन्होंने इसकी जो खोज ब्रेल जो इन्होंने बनाया वो 6 डॉट पे आधारित इन्होंने बनाया था। और लुइस ब्रेल का जो जन्म हुआ था वो 4 जनवरी 1809 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1854 में हुआ था, 1852 में हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन 5 जो था वो सेक्शन ए का वो आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे, जो कि आपके 1-1 नंबर के थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप सेक्शन नंबर आपके सेकंड की। इसमें क्या कहता है कि इस खंड में दिए गए सभी प्रश्न हल करने हैं आपको, एक भी छोड़ना नहीं है।
उत्तर एक या दो वाक्यों में ही देना है और प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, अर्थात जो भी आप प्रश्न हल करेंगे प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। तो यानी कि 5 और 2 मिलाकर के ये अपना आपका हो जाएगा 10, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो जिसमें पूछा गया है पहला प्रश्न कि मोतियाबिंद की परिभाषा दीजिए। तो मोतियाबिंद जो होता है आँख के प्राकृतिक लेंस का धुंधलापन होता है, ये जो आइरिस और पुतली के पीछे स्थित होता है, और यह धुंधलापन दृष्टि में कमी का कारण बन सकता है और एक सामान्य स्थिति होती है जिसमें विशेषकर जो वृद्ध या वयस्क होते हैं वही इसमें आते हैं। यानी कि जो वृद्ध होते हैं या वयस्क होते हैं वही लोग जो मोतियाबिंद है उसके शिकार होते हैं। तो इसमें ये किस पे इफेक्ट डालता है, आइरिस पे और पुतली के पीछे की स्थिति में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा में लुई ब्रेल का क्या योगदान था। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लुई ब्रेल जो थे वो 6 डॉट पे आधारित आपके 63 बिंदुओं पर इन्होंने कार्य किया था। ऐसे उन्होंने सिंबल्स दिए थे जिसके माध्यम से ब्रेल लिपि आसान हुई थी पढ़ने में भी लिखने में भी, और जो हमारे दिव्यांग बच्चे थे जो देख नहीं पाते थे वो इससे पढ़ना लिखना सीखते थे। तो लुई ब्रेल ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि प्रणाली का आविष्कार किया था जो कि शिक्षा जगत में क्रांति ला दी, जिससे उभरे हुए बिंदुओं की एक श्रृंखला के माध्यम से स्पर्श द्वारा पढ़ना और लिखना संभव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जैसे कि जॉस और NVDA और वॉइस ओवर सर्मड या ब्रेल आउटपुट प्रदान करते हैं। इसमें जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो शैक्षिक सामग्री तक पहुंच को आसान करते हैं अपना, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ने लिखने में। तो इसमें आपके स्क्रीन रीडर भी होता है सॉफ्टवेयर, और जॉस होता है, NVDA भी होता है, और उसके बाद वॉइस ओवर होता है, सर्मड या ब्रेल आउटपुट होता है। ये सभी चीज़ें आपके स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि समाज में दृष्टिबाधिता के बारे में क्या झूठ है। मिथक का मतलब होता है झूठ। तो दृष्टिबाधिता के बारे में सामान्य जो मिथक है वो ऐसी मान्यता इसमें शामिल है, ऐसा झूठ शामिल है कि सभी अंधे जो व्यक्ति हैं वो पूर्ण रूप से अंधकार में ही देखते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं कि वो अंधकार में देख नहीं सकते। जब वो उजाले में नहीं देख सकते तो अंधकार में भी वो नहीं देख पाएंगे। उनकी अन्य इंद्रियां विकसित हो जाती हैं और वे स्वतंत्र जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें झूठ हैं जो कि समाज में व्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि दृष्टिबाधितों के 4 अभावी क्षति प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पहला अंधेपन के अभाव में जो देखा गया है वो है कि दृश्य बोध की हानि होती है, बच्चे कोई भी दृश्य देख नहीं पाते हैं, दैनिक गतिविधियां वो स्वतंत्र रूप से कर नहीं पाते हैं, और जो जानकारी होती है दृश्य वाली वहाँ तक उनकी जो पहुँच होती है वो स्वयं से इनकी पहुँच नहीं बन पाती है। दृश्य कला या प्रकृति की जो सुंदरता होती है उस चीज़ को भी ये देख या महसूस नहीं कर पाते। महसूस तो कर भी लेते हैं लेकिन कहाँ तक महसूस करेंगे, तो उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। रंग बिरंगे जो हमारे प्रकृति में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उन चीज़ों को देखने से ये वंचित रहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे सेक्शन C की यहाँ पे आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत 1 की। इसमें हम देख लेते हैं पहले हमें क्या क्या करना है। तो इस खंड में दिए गए किसी 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपके 3 अंक के होंगे। ये आप देख सकते हैं 3 अंक के प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होगा, टोटल 12 नंबर के ये आपके होंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि विभिन्न नेत्र स्थितियों के कक्षा संबंधी प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये चीज़ हम देखेंगे। शॉर्ट नोट ऑन क्लासरूम इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस आई कंडीशन, तो इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्र स्थितियों
के कक्षा संबंधी प्रभावों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो विभिन्न नेत्र संबंधी स्थितियां जो होती हैं वो छात्र के सीखने के अनुभव और कक्षा के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टिदोष के अंतर्गत ये मायोपिया आपका आता है। दूर की वस्तुओं को देखना मुश्किल बनाता है, जो छात्र की कीबोर्ड को पढ़ने की क्षमता में बाधा डालता है। यानी कि जो छात्र की बोर्ड को पढ़ने में यहाँ पे होगा, कीबोर्ड नहीं होगा। छात्र को बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं, अच्छे से वो उस चीज़ को नहीं पढ़ पाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाइपरपोपिया, तो हाइपरोपिया जो है आपका, ये दूर दृष्टि दोष के अंतर्गत आता है। निकट दृष्टि को ये प्रभावित करता है, जिससे पढ़ने और लिखने जैसे जो कार्य होते हैं वो काफ़ी जटिल हो जाते हैं इन बच्चों के लिए। वो अच्छे से उस चीज़ को संपन्न नहीं कर पाते हैं, ना तो वो पढ़ पाते हैं ना ही लिख पाते हैं। अगर दृष्टि वैषम्य की बात करें तो सभी दूरियों पर धुंधली दृष्टि का कारण बनता है ये, जिससे समग्र दृश्य असुविधा और कम स्पष्टता देखने को मिलती है। भेंगापन और स्ट्रैबिस्मस या फिर गलत संरेखित आंखें गहराई की धारणा और समन्वय को ये प्रभावित कर सकती है, जिससे छात्रों के लिए जो सटीक दृश्य निर्णय की आवश्यकता वाली गतिविधियां होती हैं उसमें भाग लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यानी कि जहाँ कहीं भी देखकर कोई गतिविधि करनी होती है, एक्टिविटी करनी होती है, वहाँ पर ये अच्छे से उस एक्टिविटी में भाग नहीं ले पाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे ये पीछे रह जाते हैं उस एक्टिविटी को करने में। अगर हम वहीं पे बात करें कि एम्ब्लियोपिया यानी कि आलसी आँख जिसको बोलते हैं, इसमें परिणाम स्वरूप एक आँख में दृष्टि कम हो जाती है, मतलब एक आँख में दिखती है लेकिन एक आँख में कम हो जाती है, जिससे संभावित रूप से पढ़ने में और स्थानिक जो जागरूकता होती है उसमें कठिनाई आती है। आगे हम बात करें तो मोतियाबिंदु जो होता है, ग्लूकोमा होता है, या मैकुलर डिजनरेशन जो है, ये जैसी गंभीर स्थितियां जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टिहानि का कारण बन जाती हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, जिसके लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता भी होती है। अगर इन छात्रों को बड़े प्रिंट वाली सामग्री दी जाए या ऑडियो पुस्तकें दी जाएं, स्क्रीन रीडर जैसे सहायक टेक्निक अगर इनके लिए उपलब्ध कराई जाए, तो देखा जाता है कि जो दृश्यता और पहुंच होती है इनकी, वो काफ़ी इसमें सुधार देखने को मिलता है। मतलब ये भी पढ़ने और लिखने में ये भी थोड़ा सा सक्षम बन पाते हैं। कक्षा में बैठने की व्यवस्था पर भी यहाँ पे विचार किया जाता है कि बच्चे आगे की सीट पर बैठें, उचित प्रकाश में बैठें। इनके लिए कक्षा कक्ष इन्हीं के जैसे वो कक्षा कक्ष डेवलप किया जाता है। शिक्षकों को इन स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए। व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा पेशेवरों के साथ मिलकर के काम भी इनको करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है वो जब इन बच्चों को एक्सेप्ट करेगा तभी कोई कार्य आगे हो सकता है। नियमित नेत्र परीक्षण को भी दिखाना चाहिए। प्रारंभिक हस्तक्षेप लागू कराने चाहिए और शैक्षणिक प्रदर्शन और समग्र कल्याण पर इन स्थितियों के प्रभाव को कम करने में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप इनकी सहायता करना चाह रहे हैं तो ऐसी एक्टिविटी रखिए जो कि ये बच्चे उसमें भाग ले सकें। और शिक्षक को भी यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि अगर वो कहीं कोई भी परेशानी देख रहा है तो फिर जो नेत्र परीक्षण करते हैं उनके पास इनको ले भी जाना चाहिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसका आप लोग आंसर देखें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है सेक्शन सी में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारत में दृष्टिबाधिता बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास क्या है। तो चलिए हम इसको जानते हैं। ये आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका दूसरा है वो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन के रूप में है कि भारत में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की उत्पत्ति में प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है या घटना क्या है। तो भारत में जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, 19वीं शताब्दी जब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पहले स्कूल की स्थापना की गई। इन संस्थानों के आधार पर श्रेय
दृष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करने की यहाँ पे बात की गई थी और उसी के लिए आगे आकर के काफ़ी संगठन और प्रयास किए गए थे। इसका उल्लेखनीय उदाहरण अगर हम देखें तो 1946 में स्थापित दिल्ली में एक ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, जो कि 1946 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में, यानी कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन उसका नाम है, जिसने स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना के माध्यम से जो दृष्टिबाधित लोग थे, ब्लाइंडनेस के बच्चे थे या व्यक्ति थे, उन लोगों के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। एक और उपलब्धि 1995 में दिखाई दिया, जब दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम पारित होने के साथ आया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की ये रक्षा करेगा PWD एक्ट 1995, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। PWD एक्ट 1995, जिसमें आपके 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी, जिसमें आपके ब्लाइंडनेस, लो विजन और लेप्रेसी क्योर्ड, उसके बाद आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन, ये आपके 7 उसमें शामिल थे। आगे बात करें तो दृष्टिबाधित लोगों सहित जो दिव्यांग व्यक्ति थे, उनके लिए यहाँ पे शिक्षा और पुनर्वास जैसी जो सेवाएं थी, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे प्रावधान किया गया था और इसके साथ इस चीज़ को अनिवार्य भी बना दिया गया। तो ये भारत में जो हमारे ब्लाइंडनेस के बच्चे थे, उनके लिए शैक्षिक सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास में भी ये चीज़ें मिलती हैं और प्रेजेंट टाइम ये तो काफ़ी आगे भी बढ़ चुका है। तो इतिहास में अगर हम देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में देखने को मिला था और फिर 1946 में दिल्ली में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन वहाँ पे स्थापित किया गया था और 1995 PWD एक्ट आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो इनके शिक्षा का क्या उद्देश्य है ये हम जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य। तो दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का जो उद्देश्य है, उनके समग्र विकास और समाज में एकीकरण को ये सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ये प्राप्त करता है। यानी कि उनका समग्र विकास करना, समाज में एक तरीके से उनके पहचान को बनाना और उनको शिक्षा ग्रहण कराना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो इनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करेंगे, फिर इनके समान पहुंच को हम बात करेंगे कि समान अधिकार इनको भी मिले, हर चीज़ तक इनकी पहुंच बने। फिर जिससे दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं वो अपने दृष्टि वाले जो साथी होते हैं, अर्थात सामान्य जो बालक होते हैं, उनके समान ही इनको भी ज्ञान और कौशल मिल सके, ये प्रयास होता है। इसमें अनुकूलित पाठ्यक्रम रखा जाता है, विशेष निर्देशात्मक सामग्री रखी जाती है, सहायक टेक्निक भी रखे जाते हैं और इनके माध्यम से ही उनमें शैक्षणिक क्षमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा हम बात करें तो दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को यहाँ पे बढ़ावा देता है। दैनिक जीवन कौशल जो होता है DLS, अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण और सहायक उपकरण के उपयोग को सिखा करके शिक्षक इन छात्रों को अपने वातावरण में आत्मविश्वास से संचलन करने और रोज़मर्रा के कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए सशक्त बनाते हैं। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, इनको DLS के बारे में भी बताते हैं, यहाँ तक कि उनको वहाँ जो वातावरण होता है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं और उनके चलने का भी प्रशिक्षण देते हैं वहाँ पे कि कैसे वो चलेंगे, किस प्रकार से वस्तुओं को पकड़ते हुए, अपने सेल्फ डिफेंस को देखते हुए और सहायक उपकरण उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो छात्रों को ऐसा बनाते हैं कि वो उस वातावरण में आत्मविश्वास के साथ में चल सकें और रोज़मर्रा के कार्यों में भी वो स्वतंत्र रूप से अपने सभी कार्य कर सकें। यहाँ तक कि सामाजिक और जो संचार कौशल होता है
उसमें भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि ये बच्चे समाज में भी अपना संपर्क स्थापित कर सकें, लोगों से संबंध बना सकें और उनकी एक अलग पहचान बन सके, और कौशल भी उनके अंदर, संचार कौशल, कम्युनिकेशन करने की भी क्षमता विकसित हो। इसमें जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी दूसरों के साथ बातचीत करने, संबंध बनाने और समूह गतिविधियों में भाग लेने के अवसर पैदा करना शामिल होता है, जिससे उनका सामाजिक एकीकरण और भावनात्मक कल्याण को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत विकास पर शीघ्र और आकस्मिक नेत्रहीनता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिगत विकास पर हम बात करें शीघ्र और आकस्मिक नेत्रहीनता का प्रभाव, तो चलिए हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ये आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तिगत विकास पर शीघ्र और आकस्मिक नेत्रहीनता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो शीघ्र और आकस्मिक अंधापन, शीघ्र और आकस्मिक का मतलब ये होता है कि किसी बच्चे को जन्म से ना हुआ हो, बाद में वो किसी कारणवश अचानक से उस बच्चे को ब्लाइंडनेस हो गया हो, तो उसमें उसके व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जब वो जन्म के बाद ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आता है तो फिर उसे प्रॉब्लम होती है आगे चल कर के। तो जन्म या शैशवावस्था से होने वाला जो प्रारंभिक ब्लाइंडनेस होता है उसमें लचीले अनुकूली लक्षणों के विकास को जन्म दे सकता है, क्योंकि वे जो व्यक्ति होते हैं वे दृष्टि के बिना दुनिया में संचलन करते हैं। यानी कि जो जन्म से ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में होते हैं वो जन्म से ही जानते हैं दुनिया कैसी है और किस तरीके से हमें रहना है, सब कुछ। लेकिन जो अचानक से होता है किसी व्यक्ति में ब्लाइंडनेस, तो फिर वो एक तरीके से टूट जाता है और फिर उसे कोई भी कार्य सीखने में, करने में काफ़ी कठिनाइयों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। वे अक्सर श्रवण, स्पर्श और स्थानिक कौशल विकसित करते हैं जो कि जन्म से होते हैं, जिससे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उनमें बढ़ती है। लेकिन हम बात करें कि दृश्य संकेतों के सीमित जो संपर्क के कारण उन्हें सामाजिक संपर्क और भावनात्मक विनिमय में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में बाद में होने वाला जो आकस्मिक ब्लाइंडनेस होता है वो स्थापित व्यक्तित्व लक्षणों को बाधित कर देता है। वो पूरी तरीके से अपने आप को ये समझ लेता है कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया है। व्यक्ति अचानक दृष्टिहानि के साथ में तालमेल बिठाते हैं और कह लीजिए वे भावनात्मक उथल पुथल में भी फंस जाते हैं और काफ़ी अवधि लग जाता है उनको ये सारी चीज़ें अनुभव करने में कि मुझे नहीं अब इसी के साथ में जीना है, जिससे दुख, चिंता और अवसाद की भावनाएं उनमें शामिल हो जाती हैं, क्योंकि वे अपनी नई वास्तविक अनुकूल दुनिया में अच्छे से अनुकूल नहीं हो पाते हैं। अनुकूल होने का वो धीरे धीरे फिर प्रयास करते हैं। अचानक से अगर जाहिर सी बात है किसी को ब्लाइंडनेस हो जाए तो फिर उसे काफ़ी कुछ चीज़ें झेलनी पड़ जाती हैं कि आगे मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं रहूँगा कैसे, भविष्य मेरा क्या होगा। तो ये सारी चिंताएं उनको लग जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो अपने धीरे धीरे उसी जीवन में जीने का प्रयास करने लगते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शैक्षिक प्रयोजन हेतु अवशिष्ट दृष्टि का उपयोग। तो शैक्षिक प्रयोजन हेतु अवशिष्ट दृष्टि का उपयोग कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, शैक्षिक प्रयोजन हेतु अवशिष्ट दृष्टि का उपयोग। तो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जो अवशिष्ट दृष्टि का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ एक शब्द जो आया है अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब होता है यहाँ पे उस बच्चे में अभी भी कुछ ना कुछ दृष्टि बची हुई है, यानी कि उसने ब्लाइंडनेस
जो एक ब्लाइंडनेस होता है, एक लो विजन, तो बच्चे में कहीं ना कहीं जो क्षमता बची हुई है तो वो लो विजन की कैटेगरी में आएगा। तो कुछ जो क्षमताएं बची रहती हैं उसी को बाद में फिर डेवलप किया जाता है। अवशिष्ट दृष्टि से तात्पर्य उन छात्रों के बीच हुई कार्यात्मक दृष्टि से होता है और इसके उपयोग को अनुकूलित करने से उनके शैक्षिक परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षक जो होता है वो अवशिष्ट दृष्टि के उपयोग को अधिकतम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें उच्च विपरीत रंगों वाली सामग्री प्रदान करना होता है, बड़े प्रिंट वाली पुस्तक शामिल होता है और इसमें चमक को कम करने वाला व दृश्यता में सुधार करने के लिए कक्षा में जो प्रकाश की व्यवस्था होती है वो यहाँ पे समुचित करना पड़ता है, क्योंकि अगर उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर वो बच्चे देखने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं। एक तरीके से लो विजन के लिए जो कुछ भी किया जाता है, जैसे इन लार्ज प्रिंट बुक की यहाँ पे उनको हम प्रदान करके पढ़ाई करा सकते हैं और जो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट जो यहाँ पे कलर्स होते हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं। बड़े छापे की बुक तो आप जान ही रहे हैं, कुछ ऐसा हम क्लास का माहौल रखते हैं जहाँ पे उचित प्रकाश रहता है, ब्लैक बोर्ड चमकदार नहीं होता है और उनके लिए मैग्नीफायर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवर्धन की भी व्यवस्था हम वहाँ पे रखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम शामिल करते हैं और इसके साथ में मैग्नीफिकेशन डिवाइस भी होता है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जॉस होता है आपका और इसमें विशेष प्रकार के और भी उपकरण शामिल किए जाते हैं। लिखित सामग्री भी होती है, डिजिटल संसाधनों तक पहुंच में भी सहायता किया जाता है इनके और अवशिष्ट दृष्टि के उपयोग का समर्थन करने के लिए कक्षा के वातावरण को अनुकूलित किया जा सकता है। इनमें छात्रों को बोर्ड के करीब बैठाना, उचित विपरीत रंगों के चिन्हों का उपयोग करना और छात्रों को आवश्यक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना होता है। दृश्य अव्यवस्था को कम करना इसमें शामिल हो सकता है। शिक्षक जानकारी की समझ और अवधारणा को यहाँ पे सुदृढ़ करने के लिए श्रवण और स्पर्श इनपुट के साथ में दृश्य संकेतों को मिला करके बहुसंवेदी शिक्षण विधियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये आपके 5 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने थे बट आपको ये 5 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आपके आ रहा है तो आप लोग अच्छे से कर ले जाएं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 4। तो 4 में क्या होता है कि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे इस खंड में दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक हैं वो निर्धारित किए गए हैं 9 अंक। तो 9 दूनी 18, यानी कि 18 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन होगा। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिखना होगा। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप लोग ये अपने स्वयं के नोट्स से पढ़ लीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप चाहे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। पहला है कि मानव नेत्र की संरचना एवं बनावट का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर साल आपके ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जितने भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे सब में आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है और इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 200% गारंटी है कि हर साल ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अगर आपके पास इससे संबंधित नोट्स ना हो तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम पे जुड़ करके वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लिख लीजिए यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है आपका, 1 मिनट, हाँ आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे है कि VIAD वाले बच्चे क्या हैं और VIAD वाले बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका पूछा ही जाता है क्वेश्चन, लगभग सभी कोई मॉडल पेपर में आपके ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। 2 ही करने हैं आपको इसमें से, लेकिन चारों क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। दृष्टिबाधितों को कैसे रोकें और आँखों की देखभाल कैसे करें, देखने की प्रक्रिया क्या है
ये भी आप इसको प्रश्न को नोट कर लीजिएगा कि देखने की प्रक्रिया क्या है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। चारों क्वेश्चन आप देखेंगे तो चारों क्वेश्चन में से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आने वाले पेपर में। तो आपका इसी के साथ में ये पेपर पूरा सॉल्व करा दिया गया है। आपको यहाँ पे जो खंड आपका लास्ट वाला है, फोर्थ वाला, वो इसलिए नहीं करा जा रहा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और ये आपके पास सभी लोगों के पास नोट्स हैं और वो नोट्स आप लोग क्लियरली अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार मोटी मोटा, तो आप लोग अच्छे से लिख ले जाएंगे, क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न होते हैं आपके, तो आप इसको बहुत आसानी से लिख ले जाएंगे और इसको कराने में काफ़ी टाइम लगेगा और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। बाकी पास होने से ज़्यादा आप लोगों को लगभग सॉल्व करा दिया जा रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक आपका बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि आपके अन्य साथी भी जुड़ सकें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाकी अपना कार्य करते रहें, पढ़ाई करते रहें और तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद।